हेलो एंड वेलकम टू स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी हमने एक पॉलिटिकल हस्ती से बात की थी। आज भी हमारे बीच एक पॉलिटिकल हस्ती ही बैठी हुई हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवाना चाहूंगा। उन्होंने इस बार जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरने की इच्छा जाहिर की है। जल्द ही वो अपना नामांकन भी भर देंगे। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं अमरीश जसरोटिया जी का स्टूडियो टॉक्स के आज के इस अंक में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। शुक्रिया। अमरीश जी, बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको कि आपने जसरोटा विधानसभा, जो हाल ही में क्राफ्ट की गई है, कठुआ से काट के ही बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, आपने अपना मन बनाया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार। और बहुत बड़े साहसी कदम उठा लिया आपने। कैसे सोचा आपने कि जसरोटा विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम समझते थे कि क्योंकि इससे जब चुनाव नहीं था, फिर भी हमने स्टडी किया। नौजवानों के मुद्दे थे, रिसोर्सेज की लूट के इश्यूज थे, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमें हर तरीके से स्टेट हमारे पास नहीं थी, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और जितनी भी मुसीबतें हमने देखी, उनको लेके हमने एक जन अधिकार यात्रा शुरू की थी और हम गांव से गांव जा रहे थे, लोगों को समझ रहे थे और हमारे जो इश्यूज थे उन पर लोगों से बात कर रहे थे। और इसी बीच चुनाव आया और साथियों ने फैसला किया कि जो सड़क की लड़ाई है वो तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन असेंबली में भी हमारे मुद्दों की गूंज होनी चाहिए। और इसीलिए हम सब ने फैसला किया बैठ के, और लोगों से कम 1000 लोगों की हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों को बुलाकर हमने उनसे सहमति ली, उनसे अप्रूवल लिया। तो फिर हमने फैसला किया कि हम चुनाव में उतरेंगे और मुद्दों को लेकर उतरेंगे। तो आप हमें शॉर्ट में हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्या मुद्दे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका, बिल्कुल शॉर्ट उसमें। देखिए, हमारा जो है सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा है। हम चाहते हैं कि सरकार सरकारी इदारे में जितनी भी वैकेंसी खाली पड़ी है उसको जल्द से जल्द फुलफिल करे। और दूसरा है कि इंडस्ट्री, सरकार ने जब श्रिंक किया है गवर्नमेंट जॉब्स को, तो इंडस्ट्री को सेटअप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज में हमारी लोकल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रायोरिटी दी जाए। 2013 का कैबिनेट का डिसीजन है कि 5 साल के अंदर अंदर एक इंडस्ट्री को 90% तक जो है वो लोकल एम्प्लॉयमेंट की रेशो को फुलफिल करना है। उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कराने की हमारी जद्दोजहद है। हम चाहते हैं कि डेली वेजर है, नीड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, उनको परमानेंट किया जाए और आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी भर्ती ना की जाए, बल्कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो हमारे लोगों के पास, जॉब सिक्योरिटी हो सभी लोगों के पास। इससे ज्यादा हमने फैसला किया है कि जिस तरीके से सरकार इलेक्ट्रिसिटी को जो प्राइवेटाइज कर रही है, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर है, रियासत है, बिजली की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यहाँ है। यहाँ की बिजली अगर बाहर की स्टेटों को बेची जाती है तो यहाँ के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। बिजली के कट्स हम देखते हैं और बिल देख रहे हैं, डबल और ट्रिपल आ रहे हैं इन दिनों। तो उस पर हम बात कर रहे हैं। लोगों की बेसिक जो फैसिलिटी है, सड़क की बुनियादी जो सुविधाएं हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा पिछले दिनों भी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन पे कोई चेक भी नहीं है, फीसों पे कोई नहीं है, पेरेंट्स परेशान है, अंकुश कोई नहीं है। एजुकेशन सेक्टर का बुरा हाल है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, हमारी बहनों ने MSc BEd कर रखी है, 2016 के बाद इन्होंने कोई टीचिंग लाइन में जॉब ही नहीं निकाली। तो ये प्रताड़ना है हमारे लोगों के साथ। इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन का बुरा हाल है, डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, हमारे जितने बेड होने चाहिए लोगों के लिए, वो सरकार उस रेशो को भी फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो हेल्थ का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का और अन्य जो हमारे रिसोर्सेज की जो लूट है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे हक नहीं रहा है उन पे। हम देख रहे हैं माइनिंग किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही है। हमारे जो क्रशर लगे हुए हैं, बड़े बड़े क्रशर लगे हुए हैं, और जिन लोगों के क्रशर लगे हुए हैं सरकारी रेट पे सामान देते ही नहीं, ना रेत देते हैं ना बजरी देते हैं। उनमें से कहीं बड़े बड़े नेता भी हैं और बड़ी पार्टियों के नेता हैं। तो इसीलिए सभी साथियों ने मन बनाया और ये मैनिफेस्टो के में हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उसमें हमने कहा है कि बुजुर्गों की जो पेंशन है, जो 1000 है,
हमारा जो हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की भी जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग कम से कम 4500 रुपया उनकी पेंशन होनी चाहिए। 1000 रुपए में तो उनकी दवाई भी नहीं आती। तो इन मुद्दों पे हम चुनावी राजनीति में अब उतरने जा रहे हैं। जी अमरीश जी, मेरा अगला सवाल रहेगा आपसे। यही सारे जो मुद्दे आपने बताया ना मैनिफेस्टो में, जी ये ऑलमोस्ट, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट नेशनल लेवल की या रीजनल लेवल की जितनी भी पार्टीज हैं ना, वो भी यही मुद्दे अपने लोगों के बीच ला रही हैं। तो आपने निर्दलीय का ही मन क्यों बनाया? किसी बड़ी पार्टी के साथ भी आप जुड़ सकते थे। ये क्या ऐसा माइंड सेट है आपका कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा चुनाव? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन मुद्दों पे अगर पार्टियों के ये मुद्दे रहे हैं, मुझे लगता नहीं है इन इश्यूज पे कोई बात कर रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस ने भी अपना निकाला है, जल जीवन और जमीन वाला जी मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं। एनसीबी कह रही है कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे तभी हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे। पीडीपी का भी लगभग सेम ही है। आप कहीं ज्यादा होगा, कोई किसी में कम होगा, पर कलेक्टिवली ऐसे ही मैनिफेस्टोज आ रहे हैं। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इनका मैनिफेस्टो हो सकता है, लेकिन इन पार्टियों की हमने कभी ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नहीं देखी। इनके लिए लड़ते हुए भी हमने नहीं देखा। ऑल पार्टी की मीटिंग होती रही, मैं भी उसका हिस्सा रहा 2 बार, लेकिन मैंने वहां भी इनको क्लियर किया था। जितने भी जम्मू कश्मीर की टॉप लीडरशिप बैठी थी, उनसे हमने साफ तौर पे बात की थी कि आपको सड़क की लड़ाई लड़नी होगी। लेट्स स्टार्ट ए मूवमेंट फ्रॉम लखनपुर टू लद्दाख। हमें लड़नी होगी, अदरवाइज हम एक्सटिंक्शन की कगार पर जा रहे हैं। हमारा वजूद खतरे में है यहाँ। जिस तरीके से बाहर के लोगों को बसाने की साजिश है यहाँ, हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारे रिसोर्सेज बाकी और जितने भी इदारे हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। और जहां तक रही बात इनके मैंडेट की, मैंडेट लेना हम जरूरी नहीं समझा। हमने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इसलिए क्योंकि ये पार्टियां हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया देकर टिकट्स खरीदी जाती हैं, और बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ताकत है, हमारे पास जोश है, जज्बा है, लोगों के लिए काम और लड़ने का जुनून है। उस जुनून की खातिर हम चुनाव में उतर रहे हैं। ये मेरा अगला प्रश्न भी अमरीश जी आपसे यही है कि बड़ा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बड़ा साहसिक कदम लिया आपने। इट्स क्वाइट अ ब्रेव डिसीजन। इतनी शोरगुल में, आपको पता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मीडिया कैंपेन्स चलती हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की। आपने भी कहा है कि मैंने अभी अपना नामांकन भी भरना है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। कैसे मैनेज करेंगे आप भी इस पूरे इलेक्शन को? देखिए, मैनेज, हमें लोगों पे विश्वास है। हमारी सोच और हमारे मुद्दों पे हमें विश्वास है। लोग जिस प्रकार से दुखी हैं, जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तब सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम जनता के पास जाएंगे, हम लोगों से ही सब कुछ लिया जाएगा। हमने लोगों के लिए लड़ना है, समाज ही देगा। और समाज, जब कोई व्यक्ति सही मुद्दों को लेकर आगे चलता है, समाज सपोर्ट करता है। आज की डेट में हमारे साथी, हमारे आसपास के लोग, हमारे शुभचिंतक हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जरूर हमें उम्मीद है आगे भी करेंगे, क्योंकि हम उनके लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अमरीश, अभी आपने बताया कि रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज लगानी ही पड़ेंगी। ऑब्वियसली अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो प्राइवेट जो सेटअप है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। परंतु एक तरफ जहां कंडी में इंडस्ट्रीज लग रही थी तो आपने उसका विरोध भी किया। एक ऐसा एक टाइप का काउंटर प्रोडक्टिव नैरेटिव नहीं सेट हो रहा है कोई कि एक तरफ आप कंडी में जो इंडस्ट्री आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं, और यहाँ आप ये कह रहे हैं हमसे कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। देखिए, मैं सबसे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं, हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के विरोध में नहीं है। हमारी साफ है कि आप एक ऐसी पॉलिसी बनाते कि आप इंडस्ट्री को वहां एस्टेब्लिश करते जहां बंजर जमीनें थी, जहां हैबिटेशन नहीं थी, जहां लोग नहीं रहते थे। लेकिन अगर 4-5 गांव के बीच आप अगर इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो वो लोगों के लिए खतरनाक है। वो लोग जो आसपास रह रहे हैं उनके एनवायरमेंट के लिए खतरनाक है। हम देख रहे हैं गोविंद सर के अंदर बच्चे अपाहिज पैदा हो रहे हैं, और आप रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री हमारी 0 लाइन पे जहां बॉर्डर होगा वहां अगर काट के इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम विरोध करेंगे। आप लगाइए बंजर जमीनों पे, हम नहीं कहेंगे। आप लगाइए, हमारे नौजवानों को वहां रोजगार दीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हम तो सपोर्ट करेंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए, जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ नहीं पनप सकता। ये टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की। यहाँ टूरिज्म को प्रमोट कीजिए। हमने कहा जो हमारा इलाका है आपको स्टेट लैंड लेनी है लीजिए आप,
लेकिन स्टेट लैंड को एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के तौर पे डेवलप कीजिए, उसको टूरिज्म के तौर पर डेवलप कीजिए, हमारे नौजवानों को वहां एंगेज करिए। लेकिन इतने इतने खूबसूरत इलाके हैं हमारे कठुआ में ही, आप उनको डेवलप करने में फेल हुए हैं। और लेकिन आप इंडस्ट्री को बाहर के गुजराती या अन्य स्टेट के व्यापारियों को आप यहाँ रेड कारपेट बिछा के 50% सब्सिडी लैंड पे देके, अन्य तरीके की सब्सिडी हमारे टैक्स के पैसों की देके, और बाहर की ही जो मैन फोर्स है उसको यहाँ लाके हमारे लोगों को, अगर हमारे लोगों पर शोषण करेंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसलिए हम उन कंडी क्षेत्र में इंडस्ट्री का विरोध कर रहे थे। कंडी की तबाही कर दी गई है। कंडी में चाहे हटली देख लीजिए, चाहे आगे लोगेड मोड़ देख लीजिए, बरवाल देख लीजिए, घाटी देख लीजिए, उज के पार अभी डिंगम में हफ्ता एक पहले इन्होंने 1100 के करीब लैंड जो है वो इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की है। कंडी को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है और इस साजिश के हम खिलाफ हैं। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्री को पानी चाहिए। कंडी ऑलरेडी पानी से पिछले कई वर्षों से जूझा है, पानी की समस्या। हाँ, और हम आज भी देख रहे हैं कंडी क्षेत्र में, जब हम अपने क्षेत्र में जा गए वहां लोग आज भी सर पे मटका उठा के नीचे पानी लेने आते हैं, 2-2 किलोमीटर पानी लेने आते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री बड़े बड़े डी बोरवेल करेगी और इंडस्ट्रीज का पानी खत्म हो जाएगा, आने वाले हमारी कंडी का पानी, ट्यूबवेल सूख जाएंगे, तालाब सूख गए हैं। तो इस तरीके से आने वाले सालों में 5, 6, 7 सालों में पानी की किल्लत होगी, हमें जूझना पड़ेगा। और ये इसीलिए हमारा था कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि इंडस्ट्री को कहीं और सेटअप किया जाए, कंडी को बर्बाद नहीं किया जाए, हमारी आबो हवा को खराब नहीं किया जाए, यही मकसद था हमारा। अमरीश जी, ये जो जसरोटा विधानसभा क्षेत्र है, बेसिकली देखा जाए तो पूरा कंडी क्षेत्र ही है, और कंडी में आपको पता है पानी की, पीने की समस्या भी है, और इरिगेशन तो हमारे लिए सॉर्ट ऑफ ड्रीम ही है कि इरिगेशन फैसिलिटीज वहां पे होगी। तो वो कोई है मैनिफेस्टो में, आपने कुछ सोचा है कंडी के लिए कि पानी का क्या प्रॉब्लम को कैसे निपटेंगे, पानी की प्रॉब्लम से? देखिए, जहां तक इरिगेशन का तल्लुक है, कंडी में हमारे लोगों के पास पहली बात तो लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और सेकंड देख लीजिए जो आजकल बंदरों की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, मंकी मैनेज भी बहुत, राइट। और तीसरा हमारा जो है कि इरिगेशन की मेन समस्या है। जो पहली जो 2 समस्याएं, जो पहली समस्या थी उस पे लैंड होल्डिंग की, तो वहां लोग अपना गुजर बसर कर सकते थे अपनी फैमिली का। और सेकंड हम देख लीजिए, जहां तक इरिगेशन का तल्लुक है, इरिगेशन के लिए हमारे पास लैंड, वो वाटर सोर्सेज है, हमारे पास छोटी छोटी दरिया है, छोटी छोटी खड्डे हैं, लेकिन हम आज तक विफल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने में। हम छोटे छोटे बाहर की कंट्री में देख लीजिए, चेक डैम बनाए जाते हैं और वहां से पानी को लिफ्ट इरिगेशन के जरिए इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आज तक कंडी को मैनेज ही नहीं किया गया, कंडी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। पंजाब के अंदर कंडी के लिए स्पेशल अलग से बोर्ड बना हुआ है, और हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि हम कंडी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए सरकार में एक अलग से बोर्ड की मांग करेंगे, ताकि हमारे कंडी क्षेत्र में समस्याएं जो भी हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है। चाहे इरिगेशन की समस्या है, लिफ्ट इरिगेशन के तौर पर उज्ज दरिया हमारे पास है, तरनाथ दरिया हमारे पास है, और छोटे छोटे दरिया, सहार खड्ड देख लीजिए, छोटे छोटे खड्डे हमारे पास हैं। वहां हम चेक डैम बना के पानी को लिफ्ट के द्वारा इरिगेशन के लिए पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडी में पानी की समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन आज तक तवज्जो नहीं दी किसी ने, अफसोस है। लेकिन हम एश्योर करेंगे और एश्योर करते हैं कि हम इस पे काम करने के लिए हमारा विजन पूरा है और हमारे पास पूरा रोड मैप है इसके लिए। जी, आपने सही कहा अमरीश जी, वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं की अभी तक हमने, नहीं तो हमारे रेनफेड एरियाज थे ये सारे, बड़े बड़े सिटीज में लोग अपने घरों में ही वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जी, तो अच्छी बात है, आप अगर सत्ता में आते हैं, आपको कभी मौका मिलता भी है इन फ्यूचर, तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अब मेरा अमरीश जी आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस बार इलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं और कई जनरल वोटर्स भी हैं, तो अंत में आप क्या मैसेज देंगे उनको कि वोटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें, अपने कैंडिडेट का प्रोफाइल कैसे चेक करें? आप भी खुद युवा हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका युवाओं को और हमारे जो जनरल वोटर्स हैं? देखिए, युवाओं के लिए हमारा सीधा संदेश है कि ये जो नशे का व्यापार और नशे की लत हमारे आसपास है, चाहे चिट्टा जिस तरीके से बिक रहा है हमारे यहाँ, उस पर लगाम लगाने के लिए हम फौरी तौर पर
पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर उसको स्नब करने के लिए, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए हम पुरजोर कदम उठाएंगे। दूसरी बात, स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है, हमारे गांव में कहीं भी स्टेडियम नहीं है, हर पंचायत के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया जाएगा ताकि हमारा नौजवान वहां अपने फिजिकली फिट रह सके और यहाँ प्रॉपर कोच आ सके और यहाँ के भी नौजवान हरियाणा और बाकी अन्य स्टेटों की तर्ज पर ओलंपिक में जा सकें, बाकी अन्य जगह पे जा सकें। और तीसरा जो है, नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट है जो, उसके लिए हम पुरजोर कदम उठाएंगे और नौजवान हमारे किस तरीके से इंडस्ट्रीज में एडजस्ट हो, उसके लिए हम आवाज बुलंद करेंगे और सरकारी दायरे के अंदर किस तरीके से नौकरियां हैं जो वो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी जो है वो फुलफिल की जा सके फौरी तौर पर, उसकी बात करेंगे। हमारा नौजवान ओवरेज ना हो, हमारी बहनें जिन्होंने बीएड एमएससी कर रखी हैं, जो वेट कर रही हैं पिछले कई सालों से कि कहीं ना कहीं नौकरियां सरकारी हैं जो टीचिंग जॉब में निकले, उसके लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम नौजवानों से अपील करेंगे कि आप अपने फ्यूचर के लिए, आप आने वाले अपने कल के लिए, आप आने वाले अपने भविष्य के लिए जरूर वोट करें और हम आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अमरीश जी, इतने बिजी शेड्यूल से आपने कैंपेनिंग के बीच से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं अपने और स्टूडियो टॉक्स की ऑडियंस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे अमरीश जसरोटिया जो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स में आज उपस्थित रहे। हमारी ऑडियंस को हमारा ये शो कैसा लगा, आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।